एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि गरुड़ कमांडोज ने उन 5 आतंकवादियों को मारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो कि पुलवामा और बडगाम में मारे गए थे, जिसमें कि पाकिस्तान का विधवा विलाप भी निकलकर सामने आया था। इसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मारा गया था। अब इसकी इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आ रही है और स्क्वाड्रन लीडर संदीप झांझरिया जी का नाम बहुत ज्यादा सामने निकलकर आ रहा है, जिन्होंने 2 बुलेट लगने के बावजूद 3 आतंकियों को ढेर किया। कहानी इस तरह की है कि 55 राष्ट्रीय राइफल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और गरुड़ कमांडोज जो इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज हैं, गरुड़ कमांडोज, इन तीनों विंग के द्वारा ये ज्वाइंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था पुलवामा में, और एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। धीरे धीरे पिन पॉइंट लोकेशन पता चल गई आतंकियों की, एक घर में छुपे हुए थे। सारे फैमिली मेंबर्स को बाहर निकलने के लिए कह दिया गया, सिविलियंस जो थे, और अंदर टेररिस्ट ट्रैप हो गए। उनको ये लगा कि अब उनकी मृत्यु सामने है, तो वो भागने लगे। भागते समय गरुड़ कमांडोज के द्वारा जो घेराबंदी की गई थी उस पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी AK-47 से और दूसरी राइफलों से। जो स्क्वाड्रन लीडर संदीप झांझरिया थे उनको 2 बुलेट लगी, एक चेस्ट पे लगी, एक उनके लेफ्ट आर्म पे लगी। तब भी उन्होंने इन 3 आतंकियों पर गोली चलाना स्टार्ट किया और तीनों को मार गिराया। इसके बाद इनका एक साथी फिर से बाहर निकलकर सामने आया, उसने फिर से गोलियां चलानी स्टार्ट की। एक दूसरे गरुड़ कमांडो को भी गोली लगी। फिर सारे लोगों ने उस चौथे आतंकी को मार गिराया और तुरंत ही मार गिरा दिया था, 1 बुलेट फायर करने के बाद ही। इस प्रकार से उन्होंने अदम साहस का परिचय दिया। अब ये गरुड़ कमांडोज कश्मीर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की ये विंग है, तो उनका यहाँ पर क्या ऑपरेशन। एक्चुअल में रियल लाइफ सिनारियो के लिए गरुड़ कमांडोज को 2017 से ही राष्ट्रीय राइफल के साथ एसोसिएट किया गया है। 2017 में भी 8 आतंकियों को इनके द्वारा मारा गया था, इन कमांडोज के द्वारा। उस समय ये 17 राष्ट्रीय राइफल के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अभी के समय जो इनका अटैचमेंट है वो 55 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ है और ज्वाइंट ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए इन कमांडोज को आतंकवादियों का टारगेट दिया गया है और टारगेट प्रैक्टिस हमारे गरुड़ कमांडोज कर रहे हैं। अभी जैसा कल मैंने बताया था, 2 हमारे ये गरुड़ कमांडोज इंजर्ड है। इनकी अच्छी हेल्थ की हम कामना करते हैं। कोई भी अपडेट निकलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस की नेवी, आप जानते हैं कि ब्रह्मोस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर चुकी है। 3 बैटरीज उनको प्राप्त होंगी। कुछ $350 मिलियन से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है। फिलीपींस की आर्मी उनकी नेवी से पहले ये ब्रह्मोस खरीदना चाहती थी। जो आर्मी वाला वेरिएंट है, लैंड वेरिएंट है, वो खरीदना चाहती थी पर उसको खरीद नहीं पाई। 2017 से ही वो चाह रही हैं पर खरीद नहीं पाई। वो क्यों नहीं खरीद पाई? क्योंकि हमारा कोई डिफेंस अटैचीज अभी फिलीपींस में काम नहीं कर रहा। 1-2 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं पर डिफेंस अटैची पूरी अच्छे से फुल फ्लेज वहां पर कोई डिपार्टमेंट नहीं डाला गया है। डिफेंस अटैचीज आप जानते हैं कि हमारे डिफेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए हमारे आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं जो कि कई देशों में पोस्टेड हैं, पर उनमें फिलीपींस शामिल नहीं है। ये बात बोली गई है सरकार में कि ज्यादा से ज्यादा अटैचीज रखे जाए विदेशों में। अगर हमें अपने हथियारों का व्यापार अगर बढ़ाना है तो सिंगापुर से ऑफिसर्स फिलीपींस जाते थे और इस ब्रह्मोस की डील या अन्य डील की बात करते थे। पेंडेमिक के समय वो जा नहीं पाए या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थे या फिलीपींस के द्वारा इस प्रोजेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से उनकी आर्मी तो इसको नहीं खरीद पाई, पर उनकी नेवी थोड़ी पंक्चुअल थी। उन्होंने इसको खरीदने का प्रयास कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। ब्रह्मोस ही नहीं, वो हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर भी चाहते हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी चाहते हैं, इसके अलावा दूसरे हथियार भी चाहते हैं, पर बात नहीं हो पा रही क्योंकि डिफेंस अटैचीज वहां पर नहीं है हमारे। इसी तरह से ब्रह्मोस की डील 2 और देशों के साथ एडवांस स्टेज पर है, जिसमें कि थाईलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। होप इनके साथ भी जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। जो फिलीपींस की आर्मी को ये ब्रह्मोस चाहिए, वो उनके मॉडर्नाइजेशन जो कि 2023 से लेकर 2027 के बीच में होना है, कुछ उन्होंने अपने मॉडर्नाइजेशन को नाम दिया हुआ है, उसके तहत होना है। उसमें इन 4 सालों में हो सकता है ये ब्रह्मोस खरीद लें। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सीनेटर और POK के पूर्व प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट मसूद खान की, जिसको कि पाकिस्तान की तरफ से यूएस में अपना एम्बेसडर बना के भेजा जा रहा था। यूएस ने इसको ब्लॉक कर दिया कि ये एम्बेसडर बनने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? टेररिस्टों के साथ इसका लिंक है, जो कि हमें पता है। POK का अगर किसी को नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट पाकिस्तान के द्वारा, तो वो टेररिस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पूरा टेररिस्टों का गढ़ वो चला रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट के
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ाई करते हुए उनके एक सीनेटर ने एक पत्र लिखा कि आपने मसूद खान को ब्लॉक जो किया हुआ है, अभी पॉज किया हुआ है, जो उनके एम्बेसडर बनने का जो प्रक्रिया है उसको पॉज किया हुआ है, इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए और बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वो उन्होंने तारीफ की, लेटर में तारीफ की कि ये सही काम हुआ है, पर इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये बुरहान वानी का समर्थक है, इसका टेररिस्टों से लिंक है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि जिहादी मानसिकता का है उसको पाकिस्तान की तरफ से यूएस के अंदर नहीं आने देना चाहिए। तो पाकिस्तान की जो मंशा थी कि कश्मीर को लेके एक सिनारियो बनाया जाएगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा एम्बेसडर डाल दो जो कि पीओके का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट रह चुका है, तो एक सेंटिमेंट्स बनाओ, पीओके की लोगों और पाकिस्तान का एक सेंटिमेंट्स बनाओ ताकि भारत पर नया प्रोपेगेंडा किया जा सके। इसको ब्लॉक कर दिया गया है और ये किस कारण से हुआ है? भारत की डिप्लोमेटिक प्रयास के बिना क्या ये हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर दिख रहा है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी खेल रहा है और उचित जगह उचित समय पे खेलता है। पाकिस्तान की अगर खबरें आती हैं तो टेररिस्ट लिंक और कर्ज से लेके आती है, भीख मांगने से लेके आती है। टेररिस्ट लिंक से मैंने आपको बता दी खबर, अब भीख मांगने वाली खबर। अब कजाकिस्तान और रशिया से उन्होंने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया है। लगातार अपने बाप चेंज करते रहते हैं वो। कजाकिस्तान और रशिया से $1 बिलियन वो मांग रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि चीन से वो $3 बिलियन मांग रहे हैं। ये जो एक और एक $2 बिलियन होगा उसको अपने वो रेल प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं, जिसमें कि पहले चीन फंड कर रहा था, फिर उसको मना कर दिया गया। सीपीसी के तहत उसको बनाया जा रहा था, चीन के द्वारा फंड नहीं किया जा रहा है। और जो $3 बिलियन कल मैंने आपको बताया था कि चीन के द्वारा जो उनको दिया जाएगा वो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डाला जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे जाता चला जा रहा है और गर्त में पहुंच चुका है। पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल खराब है। छोटे छोटे देशों से वो कर्ज मांग रहे हैं। अब छोटे छोटे देश भी उनसे बड़े हो चुके हैं, इसीलिए तो वो कर्ज मांग रहे हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जोड़ देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जोड़ लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।